करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखो, स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये पढ़ा था जिसमें कि डाइपोल्स अगर एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं तो फोर्स किस तरीके से निकालेंगे, और डाइपोल्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं तो हम लोग फोर्स किस तरीके से निकालेंगे, और उसका जनरल फार्मूला भी निकाल करके दिया था जो हम लोग को याद रखना है। और डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने बोला था कि खुद से हम लोग को निकालना है, बराबर। वेक्टर हम्म, फार्मूला भी है लेकिन वेक्टर फार्मूला से हमें नहीं निकालना है, क्योंकि कभी कभी तुम्हें माइनस और वेक्टर का साइन चेक वगैरह करना पड़ेगा, जिसके कारण से डिफिकल्टीज हो सकती है। डायरेक्शन हम लोग खुद से निकालेंगे, मैग्नीट्यूड हमारा अलग रहेगा। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह किए थे, और लास्ट क्लास में क्वेश्चन वगैरह भी दिया था ना। कौन सा था क्वेश्चन? और डाइपोल। डाइपोल वाला ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, और इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना था हमें। तो इस जगह पे जगह नहीं है, क्या करें? काफी है। नीचे करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट हम लोग को किस तरीके से निकालना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, और ये पूरा सर्कल था जिसका रेडियस आर वगैरह दिया होगा, और दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और 45 डिग्री पे हम्म, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्ज होगा। किस तरफ पॉजिटिव था? अपर लेफ्ट। ऊपर पॉजिटिव। ऊपर पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, और नेगेटिव चार्जेस इस तरफ थे। नेगेटिव चार्जेस इस तरफ थे। तो ये पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस थे, और ये 45 डिग्री के एंगल पे था। और बोला गया था फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है तो देखो, आ जाओ, लैम्डा चार्ज डेंसिटी वगैरह भी गिवन था, इसके लिए प्लस लैम्डा, प्लस और इसके लिए माइनस ऑफ लैम्डा, रेडियस आर वगैरह, ये सब चीज़ तो गिवन होता है, नॉर्मल चीज़ है। सॉल्व करते हैं अब इसको। अगर इस तरह का क्वेश्चन गिवन है हमें, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि डायपोल मोमेंट हम लोग निकालते किस तरीके से हैं, और उसका बेसिक फार्मूला फार्मूला देखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको कंपेयर। देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं चीज़ों को। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम तो ये किया कि ये जो 45 डिग्री के एंगल पे था ना, इसको रोटेट कर दिया मैंने 45 डिग्री के एंगल से। तो 45 डिग्री के सीधा। एंगल से, हाँ, रोटेट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ प्लस चार्ज आ जाएगा, हम्म, और इस तरफ आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है क्या? ये ऐसा। और अब मैंने काम करना स्टार्ट किया। देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो सबसे पहले डायपोल बनेगा कैसे वो हमें चेक करना है। अगर डायपोल बन गया तो फिर तो बाकी काम होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यूज को निकालना। तो डायपोल किस तरीके से बनेगा, बता सकते हो क्या? तो प्लस माइनस, मतलब ऑफ कॉर्ड कोर्स, जैसे क्या? हाँ, ऑफ कोर्स एक प्लस बनता है और हाँ। एक माइनस बनता है। तो मैंने क्या किया, उस कॉर्ड को। डायपोल को बनाने के लिए थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा का एलिमेंट चूज किया। अगर एलिमेंट चूज करूंगा मैं यहाँ पे थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा एलिमेंट, तो एक छोटा सा चार्ज मिलेगा मुझे, डेट विल बी डी क्यू। और क्या सेम चार्ज पीछे भी होगा? एक पॉजिटिव चार्ज बना और एक नेगेटिव चार्ज। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल करके एक डायपोल क्रिएट करता अच्छा, अपोजिट अपोजिट, हाँ। है ना? हाँ। इसका वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, बताओ मुझे तुम। वेक्टर का फिर ऊपर डायरेक्शन की किधर तरफ, होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अगर कोई भी डायपोल होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, और इसको हम लोग P लिखते हैं। P का मैग्नीट्यूड कितना होता है, बोलो? डी क्यू इंटू आर, 2 आर हो जाएगा इस अगर केस मैं में। इसको Q बोल दूं और इसको A बोल दूं, तो ये हो जाएगा Q इंटू ए। मैग्नीट्यूड इतना वो ए, बोलता है। हाँ। और तो हम्म, इसका मैं कितना बोलूंगा? डी P क्यू विल बी इंटू टू इक्वल्स आर टू डी क्यू इंटू टू आर। बिल्कुल सही। हम्म, हाँ। और ये होगा छोटा सा डायपोल। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मुझे नेट डायपोल मोमेंट मिल जाएगा,
और अगर तुम इस तरीके से करते हो तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी तरीके से क्वेश्चन को कर देते हैं लेकिन आंसर गलत आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो तुमने इंटीग्रेशन करा वो तुमने वेक्टर क्वांटिटी का कर दिया। हमें करना क्या होता है, अगर इस डायरेक्शन में वेक्टर है तो उसको हम लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग कंपोनेंट ऐड लेने नहीं कर होते सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना, कोई भी वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो मुझे उसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा और फिर एक्स डायरेक्शन को मैं ऐड कर सकता हूँ और वाई डायरेक्शन को इंडिविजुअली ऐड कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि पी को ऐड कर दिया, पी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का इंटीग्रेशन या फिर समेशन इस तरीके से हम लोग नहीं करते। ऊपर अगर ऊपर जा रहा है। हाँ, अगर मेरी बात समझ में आ गई होगी तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं फिर आगे। यस सर। समझ में आया? तो इसका मतलब ये जो हमने इंटीग्रेशन किया वो गलत है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस p का, ये जो p का जो डायरेक्शन था उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। एक तो x डायरेक्शन में आएगा और एक y डायरेक्शन में आएगा। x डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, p cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा, p पी sin साइन। थीटा। तो मुझे ये जो dp निकालना होगा वो x डायरेक्शन में निकालना होगा। वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन p cos थीटा। समझ में आया? यस सर, एक्स का निकाल और रहे हैं आप पहले। हाँ, और y का कितना निकलेगा, पी साइन इंटीग्रेशन थीटा p sin इंटू थीटा। ये जो होगा जीरो होगा, तुम बताओ क्यों p sin थीटा जीरो होगा वाई इनका? में। हाँ, y में। तुम मुझे बताओ क्यों। बैलेंस कैसे हो रहे हैं, एक सेकेंड। यही देखना तो आना चाहिए तुम्हारे अंदर। अब तुम रिपीट कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए। ढूंढो बैलेंस जल्दी हो से। रहे होंगे एक हाँ, मिनट। जल्दी देखो। हाँ सर, क्योंकि देखो सर, अगर आप फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हो तो नेगेटिव से पॉजिटिव, और वही अगर आप फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में देखोगे तो क्या परफेक्टली थीटा अपोजिट एंगल डायरेक्शन। इधर भी जा सकते हैं और हाँ, वही dq चीज। चार्ज इस जगह पे बनेगा? तो एक डायपोल इधर बना, इसका जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में वो p sin थीटा होगा। अगर तुमने छोटा सा डीपी चार्ज, डीपी डायपोल वही बोल मोमेंट रहा इधर लिया और ये डीपी डायपोल मोमेंट जो इधर है इसका भी कंपोनेंट इधर होगा, कितना, डीपी साइन थीटा। क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये हाँ बिल्कुल। तो ये जो था इस तरफ है और ये इस तरफ है, तो इसीलिए मुझे इसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला काम करने की जरूरत है। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और उसको फिर इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, है। इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई बाय टू करके इंटू टू कर सकते हैं, तो हम्म सिमेट्री है। तो जीरो से लेके आप पाई बाय टू तक जाएंगे ना, जीरो से पाई सीधा हो तक, या जाएगा। जीरो से पाई बाय टू, या जीरो से टू पाई? सर जीरो से पाई होना चाहिए, लेकिन जीरो से पाई होगा क्योंकि सेम चीज हो जाएगा ना, टू पाई करेंगे तो मतलब वापस दो बार कैलकुलेट हो जाएगा ना सेम चीज का डाइपोल। हम्म तो अगर हम लोग अच्छे तरीके से देखें तो मैं ऊपर वाले को सेलेक्ट कर रहा हूँ, थीटा एंगल देखते जाना। पहले सबसे एंगल थीटा छोटा था, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, और 90 डिग्री, कंप्लीट 90 डिग्री पे क्या होता है, इस तरफ नेगेटिव है और इस तरफ पॉजिटिव है। तो डायपोल तुम्हारा यहीं तक बनेगा। क्या इसको सेलेक्ट नहीं किया अभी तक? तो करना है क्या सेलेक्ट? नहीं, इसको सेलेक्ट नहीं करना है। बराबर है क्या? अगर तुम इसको सेलेक्ट नहीं करते हो तो तुम्हें डबल करना पड़ेगा, टू टाइम्स। हाँ, यहाँ पे वही चीज। इस जगह पे क्या लिखना होगा, पाई से कर दो या फिर। टू। हाँ, हाँ। समझ में आया? इंटीग्रेशन का लिमिट तुम्हें ध्यान से देख करके पुट करना पड़ेगा कि तुम यहाँ पे टू लिख रहे हो कि नहीं। अगर टू लिख रहे हो तो जीरो से पाई बाय टू तक इंटीग्रेशन जाएगा। अगर टू नहीं लिख रहे हो तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस पाई बाय टू से सर लेकर जीरो के से पाई बाय टू तक। ठीक है? अरे इधर तो निगेटिव हो माइनस जाएगा पाई ना, बाय टू। इधर निगेटिव हो अच्छा, जाएगा। आप ऐसा रिंग का देख रहे हैं, मैं हाँ, ऊपर वाला रिंग को देख रहा था आधा। ठीक है। यस सर। कंपोनेंट लिया है, कॉस लिया है, यहाँ पे गलत मत करना। तुमने अगर जीरो से पाई कर दिया तो आंसर्स वगैरह डिफरेंट आ जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। समझना मत कि रेंज तो सेम ही है, कहीं से कहीं तक इंटीग्रेट कर लो, नहीं। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो इसको अब मुझे सॉल्व करना है बस, ये जीरो से लेकर के पाई बाई टू तक। कितना आ जाएगा, लेमडा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा
आर भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, 2 और 2 4 हो जाएगा। लेमडा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के π/2 तक। और इसका आंसर कितना होता है बोलो। कॉस का क्या ग्राफ इस टाइप का टू होता नहीं, है हाँ ना। 1 हो जाएगा। और मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से लेकर के π/2 तक। इसका जो एरिया होता है यस, कॉस थीटा का ग्राफ, इसका जो एरिया होता है कितना होता है, 1 होता 1 होता है, है ना साइन ये। का 2 हो हाँ, जाएगा, तो ये हो लेकिन जाएगा पाई से। 1 और ये हो जाएगा 4 लैम्डा आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डायपोल मोमेंट। ये नेट है, एक्स नहीं लिखेंगे, नेट लिखेंगे। समझ में आया क्या। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब सर हम ऐसा लोग कुछ ट्रिक हो सकता है कि हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ले सिस्टम के वजह से, और डाइपोल के जो होता है उससे कंपेयर कर ले कोई पोजीशन पे। कंपेयर कर लें मतलब। तो जैसे ये फॉर्मूला है ना सर, एक्सियल, सपोज हम्म, इस सिस्टम की वजह से नहीं वही नहीं पोजीशन नहीं नहीं नहीं, मतलब। वो डायपोल अलग था, ये डायपोल अलग है। उसके लिए अलग, ये डायपोल मोमेंट ही हम लोग निकाल रहे हैं। और तुम किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे कैसे इस रिंग के कारण से। मतलब और इन्फिनिटी एक पूरे पोजीशन पे हाफ के निकालना वजह से। पड़ेगा। नहीं नहीं, इन्फिनिटी पे कैसे निकालोगे तुम। हाफ के लिए हम लोग फार्मूला ही नहीं पढ़ते, हम लोग सिमेट्रिकल वाले शेप के लिए फार्मूला पढ़ते हैं। स्फेयर हो गया, सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी सेमी नहीं देखा। सर्कुलर रिंग, वो 2 के सेंटर पे, लैम्डा बाई आर सिर्फ तो। सेंटर पे देखा है, सिर्फ सेंटर पे। वो एक्सियल पोजीशन पे भी हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन वगैरह काफी टफ हो जाता है। तो बेटर है कि इस तरीके से करेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा। चलो अब आगे हम तो लोग थोड़ा स्टार्ट सा करते सा हैं। करेंगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बाकी लाइंस ऑफ फोर्स। थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सर एक चीज पूछना था, हम एक बाहर से थोड़ा सा। बोलो। सर मतलब आउट ऑफ सिलेबस है, मैं पूछ रहा था कि केटी मैम पूछ रही थी कि हम लोग से एडवांस का ये टेस्ट रखवाना है कि नहीं, मना करें या फिर बोले रखवाओ करके। एक मिनट। तो अभी के लिए बस इतना सा ही टारगेट रखो कि मेंस का एग्जाम अच्छा होना चाहिए। जब एडवांस का एग्जाम आएगा उस समय हम लोग वो भी देख लेंगे। टाइम कम है ना क्योंकि, इसलिए। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर और कुछ देखेंगे। ठीक हो। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पहले हम लोग समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या चीज़ है। मतलब कि इलेक्ट्रिक लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बात बोलने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो जो लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला जाता है इसे भी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब ये हो गया कि जो लाइंस हमें मिल रहे हैं वो फोर्स भी तुम्हें दिखा देगा। जैसे कि मैं मान लो कि इस जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ और इस जगह पे एक नेगेटिव चार्ज रख देता हूँ, और इसके कारण से अगर मैं फील्ड देखूं तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ होगा और डायरेक्शन किधर होगा, ऐसा। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बनाया हुआ था। बराबर, इसको हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं। एक रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से होगा और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता हुआ, ऐसा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों बोला जा रहा है, ये फोर्स क्यों यहाँ पे लिखा गया है। ये इसलिए लिखा गया है कि अगर मैं कोई भी एक पॉइंट चार्ज लूँ, सपोज मैंने इस जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया, तो पॉजिटिव चार्ज लेने के बाद अगर मैं इस पे फोर्स का डायरेक्शन देखना चाहूँगा, तो ये जो फोर्स होगा उस लाइन पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ तो उस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा उस चार्ज पे। बराबर, चाहे तुम किसी भी जगह पे रख दो, इस जगह पे रख दूंगा मैं, तो इस पे जो टेंजेंट होगा वो फोर्स जो है इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी मैं पार्टिकल को यहाँ पे रख दूं
रेस्ट से अगर मैं रख दूं तो क्या ये जो लाइन है उसी के पाथ को फॉलो करेगा वो? बोलो, क्या उसी पाथ को फॉलो यस। करेगा? नहीं, वो उस पाथ को फॉलो नहीं करेगा। ये जो लाइन दे रखा है ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, लेकिन वो अच्छा, पार्टिकल, टांजेंशियल फॉलो करेगा। हाँ पार्टिकल को रख दिया, टेंजेंशियल भी नहीं जाएगा। वो फोर्स किस तरीके से वेरी करते जा रहा है वो अलग चीज होगा, और ये इसका कॉम्प्लिकेटेड मोशन होगा। सो पार्टिकल विल नॉट फॉलो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, उसको फॉलो नहीं करेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बस फोर्स का डायरेक्शन पता चलेगा। मोशन के बारे में हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे कि मोशन कैसा होगा, वेलोसिटी वगैरह जब तक पता नहीं चलेगा हम लोग मोशन के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सा चीज मैंने एक बताया। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं हम लोग कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसके। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें बचपन से ही पता होता है। क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं। ये बेसिक सा प्रॉपर्टी है जिसे अगर नहीं भी जानते तो भी हमें आता है। और नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आकर के एंड होता है, ऐसा। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस अलग अलग वेरिएशन में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ दो ही, तीन भी हो सकता है। मान लो कि पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे रखा गया, पॉजिटिव इस जगह पे और पॉजिटिव इस जगह पे। कुछ जेई में क्वेश्चन आ गया था इस तरीके का, और फील्ड दे रखा था और बोला गया था कौन सा करेक्ट फील्ड है बताओ, बराबर। तो देखो कौन सबसे सा बाहर निकलेगा। कौन से लोकेशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इस लोकेशन पे। तो इस लोकेशन पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो तुम्हें वहां पे फील्ड नहीं दिखाना पड़ेगा, नो इलेक्ट्रिक अच्छा। फील्ड लाइंस। और फिर जहां पे मैं एक पार्टिकल रखूंगा, सपोज मैंने इस जगह पे पार्टिकल रखा, पार्टिकल रखा तो क्या होगा, ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। अगर इस डायरेक्शन में मोशन करा, मैंने क्यों रेस्ट पे रखा और मैंने फोर्स को एनालाइज किया। ये फोर्स एक इधर लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा, और ये जो फोर्स है इधर लगाएगा। तो ये तीनों फोर्स मैंने दिखा दिया, और तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकेशन पे इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है क्या? तो इस हाँ। तरीके से हम लोग चेक करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग चेक करेंगे पॉइंट चार चार रख रख करके कि कैसा होगा। तो इसका फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से, मैं अभी याद नहीं है, ऐसे कुछ इस टाइप का तो होता आईआईटी का क्वेश्चन था, यस सर। है ना। इस टाइप का कुछ अंदर फील्ड होगा। फील्ड देख करके तुम वेरीफाई कर सकते हो और आंसर टिक कर सकते हो। आगे चलते हैं सेकंड। सेकंड में जो बोला गया है कि अगर कोई भी दो लाइंस हैं तो वो दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। नेवर क्रॉसेस ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉसेस ईच अदर। तो अगर ये क्रॉस नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे दो डायरेक्शंस हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो फोर्सेस के भी दो डायरेक्शन, मतलब चार्ज दो डायरेक्शन मूव करेगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करेंगे। तीसरा, पता ही होगा ये सारे चीज प्रॉपर्टी तो। यस सर, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स में ये याद करके गए थे। लाइंस ऑफ फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो लूप में एग्जिस्ट नहीं करता सेंस नहीं करता। है ना। कंजर्वेटिव, हाँ। विल नेवर एग्जिस्ट इन लूप। लेकिन एक जगह पे लूप में एग्जिस्ट करता है, तुम बता सकते हो क्या? लूप में एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिक हाँ, फील्ड। अच्छा क्यों नहीं करता है? पता है, कंजर्वेटिव फोर्स है तो लूप में नहीं हो सकता है। हम्म। यस। ऐसा क्यों नहीं हो कंजर्वेटिव, सकता? बोलो
कौन से जगह पे लूप में एग्जिस्ट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लूप में। हम्म, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में याद नहीं आएगा। तो सोचने देना जरा। हाँ, मैं बता देता हूँ। जब हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे ना, उस जगह पे हमारा चीज चेंज हो जाता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सर आगे का पूछ रहे हो तभी याद नहीं आ रहा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिज्म में है ना। हम्म, जब वहां पे पढ़ेंगे तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लूप में एग्जिस्ट करता है वहां पे। और वो ओके हाँ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट होता है, वहां पे प्रॉपर्टीज भी उसके डिफरेंट होते हैं। लगभग एक दो प्रॉपर्टीज हाँ हाँ। डिफरेंट हो गए, बाकी सेम हो गए। चलो नेक्स्ट जो है हमारा प्रॉपर्टी, डेट इज, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और पास पास में है, दूर दूर में है, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में होंगे उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। और जहां जहां पे दूर दूर में है लाइंस, मतलब वहां पे स्ट्रेंथ कम है। या फिर तुम इसको इस तरीके से सोच सकते हो कि मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं। और इस तरीके से मैं ढेर सारी लाइंस बना सकता हूँ, लेकिन इतनी लाइंस बना करके समझा देता हूँ। अगर मैं पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा पास रखा हूँ तो डिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा। अगर मैं पॉइंट बी बहुत दूर रखा हूँ तो यहाँ पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो ए पे ज़्यादा है और बी पे कम है। या फिर दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज क्लोज है और बी के पास काफ़ी ज़्यादा सेपरेटेड है। तो जहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में, वहाँ पे स्ट्रेंथ वीक होगा। बात समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है। कौन सा था ये, फोर्थ फिफ्थ। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड में चार्ज होगा उससे जो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगे वो भी ज़्यादा। जैसे कि इससे 4 लाइंस निकल रहे हैं, तो इससे कितने निकलेंगे, जस्ट डबल, जस्ट डबल। Electric lines of force is directly proportional to magnitude of charge। और इसका जो फायदा है या फिर जो बोलो हेल्प है, ये हमें कहाँ पे मिलेगा, गॉस लॉ में। जिससे कि हम लोग गॉस। आसानी से डिटरमाइन कर पाएंगे कि कितने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हैं, लाइंस ऑफ मतलब फोर्सेस वगैरह जो है वो कितने निकल पा रहे हैं, उससे हम लोग रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। ओके। समझ में आया क्या? यस सर। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग कंडक्टर्स वगैरह जब पढ़ते हैं तो उस समय हमें अच्छे तरीके से पता चलता है, लेकिन मैं यहीं पे बताऊंगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कंडक्टर के ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। कंडक्टर के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये है कि मान लो कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, और अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे। देखो सरफेस से अच्छा परपेंडिकुलर। कंडक्टिंग के लिए। हाँ, हम्म। कंडक्टर्स के लिए ऑलवेज। जो हमने पढ़ा था वो नहीं है ना ये वाला चीज क्या इसमें। पढ़ा था? नॉन कंडक्टिंग के लिए अभी तक पढ़ के हैं ना हम लोग सर। हाँ, अभी तक तो हम लोग नॉन कंडक्टर के लिए पढ़ रहे थे। कंडक्टर के लिए अब हम लोग आगे थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये हमारा चीज़ है। तो मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेई में भी क्वेश्चंस वगैरह आ गए थे कि एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया गया था इस जगह पे और एक मेटल सीट रखा हुआ था। ठीक है, एक मेटल सीट रखा हुआ था। तो बोला गया कि फील्ड लाइंस बताओ कैसा होगा। पहले क्या था, मेटल सीट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, तो फील्ड लाइंस कैसे होंगे, जस्ट पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता हुआ ऐसा। ये था बिफोर। अब आफ्टर की बात करते हैं। आफ्टर में क्या किया गया, एक पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे रखा गया और इस जगह पे एक मेटेलिक शीट भी रखा गया, मेटल रख दिया गया, मेटल्स।
बता क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बोलो बता सकते हैं क्या? परपेंडिकुलर कंडक्टर के सरफेस का ऑलवेज परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये जो लाइन जा रहा है ये तो परपेंडिकुलर है ही, बाकी जितने भी सारे लाइंस जाएंगे वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, कुछ ऐसा। और फिर जैसे भी निकलना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे। क्लियर है क्या ये बात है? इस पे बेस्ड और यस। भी एग्जांपल्स हम लोग आगे करेंगे। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गया। इसके बाद फिर एक और प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कंडक्टर के इनसाइड ऑलवेज जीरो होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर कंडक्टर के इनसाइड होता ही नहीं। बराबर है, कौन सा था नंबर 7? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स never exist inside conductor। ड्यू टू ओन चार्ज, मतलब कंडक्टर के भी सरफेस पे रहता है चार्ज। अब देखो ये जो चीज था, इस तरह का डायग्राम दो दिया हुआ था वहां पे, ये जो मैंने अभी दिखाया ना, इसका दो डायग्राम था। एक डायग्राम था इस तरीके से, ऐसा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, और एक डायग्राम था ऐसा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा था, ओके, एंड परपेंडिकुलर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। परपेंडिकुलर Yes, sir. परपेंडिकुलर। तो कौन सा सही होगा जल्दी बता दो। सर सेकंड वाला, Second वाला. सेकंड वाला सही होगा, लिखने से पहले ही बता दिया। है ना? तो ये सेकंड वाला सही होगा, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों जीरो होता है उसका भी रीजन हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं तुरंत। पढ़ेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, इधर इंड्यूस हो जाता है नेगेटिव चार्ज और इस तरफ हो जाता है हाँ, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस। और सेंटर पे अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो हो जाएगा जीरो। एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, ई इंड्यूस्ड, और एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज के कारण से किधर होगा, इस डायरेक्शन में, ई एक्सटर्नल। तो नेट इलेक्ट्रिक तो फील्ड इन बराबर दोनों का, होगा। हाँ दोनों का मैग्नीट्यूड मिला करके देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि चार्ज उतना ही Zero. इंड्यूस होता है ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कर दे, जीरो कर दे। तो अगर सपोज ज्यादा हो गया एक्सटर्नल, फिर क्या होता है? तो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो और मूव करेगा, जब तक कि वो पूरा का पूरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ना हो जाए कि एक्सटर्नल फील्ड को वो कंपनसेट कर दे। मेरी बात नहीं अगर समझे तो कंपनसेट लिमिट क- से अरे तुम चला गया तो वो पूछ रहा हूँ मेरी मैं। मेरी बात सुनो, तुम कॉन्सेप्ट ही नहीं समझे ना। प्रॉब्लम यहाँ पे है। सबसे पहले एज्यूम करो कोई भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ढेर सारे यहाँ पे घूम रहे होंगे, अच्छा। ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आया पास में, तो पॉजिटिव चार्ज लेकर के आया तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे किसके तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्यों मूव कर रहे हैं, रीजन क्या है क्यों मूव कर रहे हैं? अट्रैक्शन। Attraction होगा ना. क्योंकि इस कंडक्टर के इनसाइड में, मैं बड़ा सा कंडक्टर बना रहा हूँ, इस कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है जो इस इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ओके, लगा करके इधर उल्टा खींचवा फोर्स रहा है, लगा रहा है। ठीक है क्या? ये फोर्स लगा करके इधर हाँ खींच सही। रहा है, तो ये नेगेटिव चार्जेस इस जगह पे सेटल होने लगेंगे और इस जगह पे पॉजिटिव चार्जेस, मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ गए, तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर क्रिएट होगा, मान लो कि इस डायरेक्शन, ऑफ कोर्स इस नेगेटिव। डायरेक्शन में ही होगा, ये इंड्यूस्ड उल्टा। है। अब मान लो कि ई इंड्यूस्ड जो है वो छोटा है, ई इंड्यूस्ड छोटा है और ई एक्सटर्नल क्या है, बड़ा है, ई एक्सटर्नल बड़ा है। हम्म। तो अब होगा क्या, ई एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में फील्ड लगा रहा है और ई इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में लगा रहा है। क्या ई नेट जीरो हुआ क्या, नहीं। अरे जीरो हुआ क्या, ई नोट नहीं हुआ ना, क्योंकि ये तो छोटा मान के रखा। मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, हाँ, हाँ। तो छोटा नहीं हुआ, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड अभी भी इसी डायरेक्शन में है। अगर अभी भी इसी डायरेक्शन अच्छा, में, इसका नेट। मतलब इलेक्ट्रॉन पे अभी भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नहीं समझ ओके। में आई बात?
मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन्स उसके छट Absorption जाएंगे, उस तरफ चिपक हाँ, जाएंगे, जब इतना तक दम कि में ये वो लगा पूरा देगा। इलेक्ट्रॉन्स इतना एनफ ना हो जाए कि ई इंड्यूस्ड ई एक्सटर्नल के बराबर ना हो जाए, तब तक इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते ही रहेंगे, क्योंकि छोटा ना छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो ई इंड्यूस्ड को बढ़ा देगा नेक्स्ट टाइम, फिर एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव किया, फिर ई इंड्यूस्ड को बढ़ा दिया, बराबर। तो इस तरीके से एक सैचुरेशन आ जस्ट, जाएगा ना ऐसा हाँ, तो फिर। जस्ट बैलेंस कर देगा कि ई एक्सटर्नल ई इंड्यूस्ड के बराबर हो जाएगा। अब ये मत बोलना कि सर अब अगर ई इंड्यूस्ड बहुत ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा ही नहीं हो पाएगा ना, फिर अब इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करने लग जाएगा। सर मतलब ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आएगा ही नहीं कभी, मतलब कि पूरे इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियस, जमा कर उसके आगे। मेरी बात सुनो, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है ये। जैसे तुम वहां पे चार्ज रखोगे, तुरंत इंस्टेंटेनियसली वो सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना होता है, मूव नहीं करना होता है। मेरी बात समझो, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना होता है। ये इधर शिफ्ट हुआ तो सारे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हुए। ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे पहुंचेगा, टाइम लगेगा, नहीं। अच्छा। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है थोड़ा 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 थोड़ा, एक चेयर से मूव कैसे करता है। अरे समझ ये गया। सब तो टेंथ खाली नहीं नाइन्थ, हो जाता बस। हाँ, 11 12 में पढ़ाया गया होगा तुम्हें। हाँ, चार्जिंग बाय इंडक्शन वो सब था, वही बिल्कुल। चीज है। जैसे कि अगर हम लोग एक वायर से बल्ब को जलाते हैं, तो बल्ब इंस्टेंटेनियसली जलता है। जलता है क्या? हाँ जलता है ना। हाँ हाँ। ड्रिफ्ट हाँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बहुत कम होता है, अभी मैग्नीट्यूड थोड़ी पता है। 10⁻⁻² -3 के आसपास में होता है। बहुत ज्यादा गर्दी रहती है इसलिए, हाँ। बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड में वैल्यू है। ओके। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी ज्यादा छोटी है कि तुम एक बड़ा सा लंबा सा वायर ले लोगे 1 किलोमीटर का, तब तो गया काम से। वो आज तुमने बटन दबाया तो कल जलेगा, से बहुत सारे है ना चार्ज, ऐसा थोड़ी। है ना। अगर देखा जाए ड्रिफ्ट हाँ। हाँ वेलोसिटी के हिसाब से कि ये जो बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो यहाँ पे पहुंचे तभी बल्ब जलेगा, तब तो गए काम से। लेकिन होता हाँ, क्या, एक्सेलरेट कर इंस्टेंटेनियस देगा वो। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन यहाँ तक अचानक से पहुंच नहीं सकता। इसका मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हल्का 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 शिफ्ट होगा। तो ये थोड़ा सा ओके। शिफ्ट होगा ऊपर, ये थोड़ा सा शिफ्ट होगा, ऐसे करके डायरेक्शन मैंने गलत बता दिया इलेक्ट्रॉन का, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो सभी इस तरफ जाएंगे। ओके। ठीक है, थोड़ा 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 करके शिफ्ट होगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस। यस सर तो बेसिकली उसने क्या किया, इस बैटरी ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है इस वायर के अंदर। कंडक्टर है ना वायर, हाँ, वायर क्या है, हाँ कंडक्टर है। कंडक्टर है। तो उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है कंडक्टर के उससे इनसाइड में, एक्सेलरेट हो रहे इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करते जा रहे हैं। करंट आगे जा रहे हैं फिर, ओके। ठीक है, ये सब सिस्टम यस होता सर। है। बहुत अलग अलग जगह पे बेसिक्स है। जाकर के मैंने बताने लग गया। चलो, अब देखो, इसमें ये मत पूछना कि सर ये तो आपने कंडक्टर लिया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप कर लिया। अभी तो सर वो आपने अंदर ही अंदर। अभी तो आपने बताया सर कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है, अभी ये कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डाला? बता सकते हो कि सपोज क्या पूछ हुआ? लिया। हाँ, सपोज पूछ लिया तो। पूछ ही लिए, तुम्हारे दिमाग में तो हटेगा नहीं ये चीज कि ये कैसे हो गया सर। देखो, एक्चुअली में जब ये हम लोग बातें बोलते हैं ना कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये हम लोग हमेशा आइसोलेटेड मीडियम के बारे में बोलते हैं। जब भी आइसोलेटेड मीडियम में कोई भी कंडक्टर होगा तभी ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर हम्म। कोई भी कंडक्टर किसी चीज से कनेक्टेड है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं, ये हम लोग नहीं बोल सकते। जैसे कि ये जो था यहाँ पे शीट, ओके। ये क्या था, आइसोलेटेड था, किसी से कनेक्टेड था क्या? सोर्स कोई लग जाए तब अंदर हाँ, एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये किसी से कनेक्टेड नहीं था, एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड नहीं था। हम्म। बात क्लियर है क्या? तो अगर ऐसा यस यस सर। सर अगर ऐसा सिचुएशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम में। यहाँ पे अब लिख देता हूँ।
चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि फ्लक्स क्या है, स्टार्टिंग में स्टूडेंट लोगों को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और समझाना पड़ता है कि फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। क्यू इनसाइड बाय फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई क्यू डॉट इनसाइड बाय ए, ई डॉट डी भी हो सकता है। हाँ है ना। ये हो गया फ्लक्स यस। का फॉर्मूला। इसे डायरेक्ट हम लोग फ्लक्स बोलेंगे। और क्वेश्चन से अगर प्रॉब्लम छोटा सा एरिया होगा तो फॉर्मूला होगा ये ई डॉट डी ए। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। और इंटीग्रेशन इसमें करेंगे ऑफकोर्स, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कहीं पे लिखते हैं या फिर ई डॉट डी ए किसी जगह पे लिखते हैं। सो दिस विल बी ऑल्सो फ्लक्स का फॉर्मूला। अब अगर इस तरीके से फ्लक्स लिखा गया तो फाई का फॉर्मूला हमारा ये भी बन जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। अब एरिया का एरिया नॉट डायरेक्शन होता है हमें पता है गॉस लॉ में। परपेंडिकुलर सर। सरफेस हाँ, के गॉस लॉ में परपेंडिकुलर। डायरेक्शन कैसे लेंगे, अगर कोई भी हमारे पास सपोज ये एक स्क्वायर प्लेट है, कोई सा भी प्लेट है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो दो डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों में से कोई सा भी एरिया वेक्टर हम लोग ले सकते हैं। लेना कौन सा है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, उस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किधर लेना है। ज़्यादातर अगर सिंगल है तो पॉजिटिव बना करके लेते हैं, और अगर क्लोज्ड है तब इलेक्ट्रिक तो फील्ड के डिफाइन होगा। डायरेक्शन में लेते हैं ना अगर तो। हाँ, जनरली हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर को ले लेंगे। लेकिन एक बार जब हम लोगों ने एरिया वेक्टर को डिसाइड कर लिया तो पूरे कैलकुलेशन के लिए हम लोग सेम डायरेक्शन एरिया वेक्टर का रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है क्या। ओके हाँ, सर, सपोज ऐसे पैरेलली दो प्लेट्स रखे रहते हैं, सपोज मैंने एक के लिए आगे ले लेता है, एक के लिए पीछे ले नहीं लेता है, नहीं, ऐसे वैलिड नहीं होता। एक ही डायरेक्शन लेना है, एक ही डायरेक्शन लेना है, उलट फिर मत करना, एक ही डायरेक्शन लेना है। अब अगर क्लोज्ड सिस्टम हो तो क्लोज्ड के लिए तुम्हें अच्छे से पता है कि आउटसाइड लेते हैं। क्लोज्ड सिस्टम है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटसाइड। जैसे कि इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ऑलवेज पॉइंटिंग आउटवर्ड। ऊपर वाले का एरिया वेक्टर क्या होगा, पॉइंटिंग आउटवर्ड, बाहर की डायरेक्शन में। दिस विल बी द एरिया वेक्टर। समझ में आया क्या। इसका क्या होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा, बाहर मेरे तरफ। बिल्कुल तुम्हारे तरफ, आदित्य की तरफ। ए एरिया वेक्टर है और ये एरिया वेक्टर। तो इस तरीके से टोटल अगर मैं इस क्यूब या क्यूबाइड है जो भी है इसके लिए देखें तो कितने वेक्टर्स हो जाएंगे, छः सिक्स। छः से 6। सीखने होंगे। टोटल सिक्स, हाँ। मतलब कि एक्स हम्म। एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स का पॉजिटिव नेगेटिव, वाई का पॉजिटिव नेगेटिव एंड जेड का पॉजिटिव नेगेटिव। और अगर कोई हमारे पास एक स्फेयर दिया हुआ है, सॉलिड स्फेयर, तो इस तरीके से ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, रेडियली परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू ही, द हाँ रेडियली आउटवर्ड हम लोग लेते हैं। सही है। समझ में आया, यस सर। कोई आई दिक्कत इसमें। समझ में। नो सर। इधर तक तो नहीं है सर। चलो अब आगे हम लोग फ्लक्स के बारे में और अच्छे तरीके से देखते हैं। मान लो कि फ्लक्स इस तरीके से बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो कि इस डायरेक्शन में है और तुम्हारे पास एक एरिया है कुछ इस तरह का एरिया, तो इससे पास करने वाले लाइंस हम्म है ना, ये उसका काउंट होगा। इस एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहे हैं वो उसका काउंट है फ्लक्स। ठीक है क्या। अच्छा क्या ओके। बताता है, एरिया से कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं उसका। अच्छा डी ए एरिया हाँ, से, उसका जो ठीक है। आंकड़ा है या फिर उसका जो संख्या काउंट करने का है वो हम लोग फ्लक्स से यस काउंट करते हैं। बराबर है। तो हम लोग यस क्या सर, बोल सकते हैं समझ कि गया। फ्लक्स इज बेसिकली
flux is basically the count of electric field lines. Electric field lines crossing through that area. That area. उस एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड मुझे फ्लक्स बताएगा। अब देखो फ्लक्स का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा लिखा जाता है इस तरीके से। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इससे मुझे ये बात पता चलता है कि एरिया से जितने नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रहे हैं अगर उतने ही लाइंस दूसरे एरिया से क्रॉस करें तो दोनों का फ्लक्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? यस सर, फिर वापस बोलिए। लेट से कि ये एरिया से इतने लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, 3 लाइंस, और थोड़ा डिस्टेंस पे गए तो इस एरिया से भी 3 लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या दोनों का फ्लक्स सेम होगा? बिल्कुल यस सर, सेम लाइंस जा रहे हैं ना। हाँ, काउंट दे देखो, चाहे इस एरिया से काउंट करो चाहे इस एरिया से काउंट करो, नंबर ऑफ लाइंस तो उतने ही है। ऐसा मत समझना कि बीच में गैप है, देखो सर गैप में देखो इधर से निकला, तो वो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे इससे भी निकल जाएंगे। तुम जितने ज्यादा लाइंस बनाओगे वो तो तुम पे डिपेंड करता है कितने बनाना चाहते हो। लाइंस जाना चाहिए उस एरिया से, वही फ्लक्स है। हाँ, बस सेम काउंट होना चाहिए। तो फ्लक्स 1 का और फ्लक्स 2 का क्या होगा? सेम होगा Same. एज फार एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सेम। बराबर? यस। यूनिफॉर्म की बात हो रही है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि फ्लक्स वगैरह और स्पेशल केसेस में किस किस तरीके से निकालते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट समझ में आ जाएगा। मान लो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, और इस जगह पे एक शीट है जिसका लेंथ ए है और इसका भी लेंथ ए है, बराबर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है। ई का मैग्नीट्यूड दे रखा है ई नॉट आई कैप, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जेड डायरेक्शन में, है ना, इस पूरे एरिया में। और ये जो दे रखा है E2 इज ई नॉट के कैप, ये E1। तो पूछा गया कि इससे नेट फ्लक्स कितना है, बताओ। सर ई नॉट ए स्क्वायर ना, ओनली इन जेड डायरेक्शन, क्योंकि तो आई वाला तो काट ही नहीं रहा सरफेस को। तो हमें क्या देखना है कि इस एरिया से एक्स डायरेक्शन वाला जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो एक भी क्रॉस नहीं कर रहा है, काट ही नहीं रहा। यस, बराबर, एक भी क्रॉस नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इससे फ्लक्स क्या होगा? 0। या फिर तुम इस तरीके से बोल सकते हो कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है। कैसे? एरिया जो वेक्टर है वो इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होगा, तो ये दोनों क्या हो गए? 90 डिग्री। तो इसीलिए फ्लक्स क्या होने वाला है? 0। जो होगा इसके कारण से होगा क्योंकि इसका 90 डिग्री इसके साथ बना हुआ है। तो टोटल फ्लक्स क्या करते हैं हम लोग? वेक्टरली ऐड नहीं करते हैं। फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसको हम लोग डायरेक्टली ऐड डॉट करते प्रोडक्ट है हैं। ना। हाँ, φ1 प्लस φ2 करेंगे तो φ1 का वैल्यू आया 0, φ2 का वैल्यू आ गया तुम्हारा एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, एरिया कितना? ए स्क्वायर, तो हमारा आंसर है। मतलब प्रोजेक्टेड एरिया लेना उस परपेंडिकुलर के फील्ड, बस यही काम करना है। मैंने बताया ना एंगल कॉस थीटा। वही चीज है मतलब। प्रोजेक्टेड एरिया भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान लो ये एरिया वेक्टर था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया हम लोग लेंगे ऐसा, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, और ये एंगल अगर हमने थीटा बोल दिया तो ये एरिया ए है तो कितना बन जाएगा? ए कॉस थीटा, ऐसा। ए कॉस थीटा। और अगर हम लोग इस तरीके से लेना चाहें कि एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और एंगल जो थीटा है
वो ये वाला था। एक्चुअली पूरा एरिया को वही वेक्टर हाँ, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही चीज होगी। ये थीटा है एंगल, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये कितना हो 90 जाएगा माइनस थीटा। थीटा। तो थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो फॉर्मूले से भी पुट करें तो E इंटू ए इंटू कॉस थीटा ही आने वाला है, या फिर एरिया का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ए कॉस थीटा होगा। तो तुम जिस तरीके से सोचना चाहते हो सोच सकते हो, ये प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट है, या फिर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और एक क्यूब है, x इज इक्वल्स टू ए से लेकर के x इज इक्वल्स टू 2a तक, बराबर। और ये भी जो है y इज इक्वल्स टू a, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस डायरेक्शन में है, और उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है E इज इक्वल्स टू ई नॉट एक्स आई कैप। तो पूछा गया फाइंड फ्लक्स। एक ऐसा है कि बॉक्स बना हुआ है तो ये 3D है या फिर 3D में, एक्स और 3D में वाई बॉक्स, प्लेन में? 3D में अभी बनाना है मुझे, ये बॉक्स है, ठीक है। और ये कितना है y इज इक्वल्स टू ए। सॉल्व करो, बोला क्या फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस बॉक्स। दिस सिस्टम, ओके। सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरीके से आएगा, और किस तरीके से हम लोग फ्लक्स वगैरह निकालेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन E डॉट डी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे, क्या उसका फॉर्मूला ई नॉट इंटू एक्स होगा, और एरिया के लिए एक्स डिस्टेंस पे जाकर के मैंने डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज किया, ठीक है। तो अंदर तो खाली है। यहाँ से मुझे हर एक का एरिया लेना पड़ेगा, मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो एक्स के प्रोपोर्शन है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे इंक्रीज होते जा रहा है, वो एक यूनिफॉर्म नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस जगह पे इस जगह पे इंक्रीज हो रहा है, वो अपना मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते जा रहा है, मतलब चार्जेस जो है वो धीरे धीरे करके काइंड ऑफ बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं इस तरीके से सोच सकते हो, जैसे जैसे मैं एक्स के डिस्टेंस पे जाते जा रहा हूँ। मेरे को वो समझ नहीं रहा, आप अंदर ले रहे हैं। सर ये अगर क्यूब खाली है तो इसके दो सरफेस की वजह से आएगा ना। सरफेस है ही नहीं तो हाँ, देखो अंदर के सिर्फ सरफेस है। एक लोकेशन जो होगा वो x इज इक्वल्स टू ए होगा, और दूसरा लोकेशन क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, लेकिन जो फ्लक्स बोला गया है वो क्या बोला गया, बॉक्स के थ्रू बोला गया, बराबर। इसका मतलब ये है कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड नया निकला है वो इससे क्रॉस करेगा, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड नया निकला है वो भी क्रॉस करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे और इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे, क्या वो मैग्नीट्यूड में सेम होगा क्या, नहीं, डिफरेंट होगा। ओके। तो हमें क्या करना पूरा पड़ेगा, बॉक्स। हमें तो कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल कितना निकल रहा है। थ्रू दी बॉक्स बोला, अगर थ्रू फेसेस, ओके हाँ डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो ये मुझे टोटल पूरा काउंट बॉक्स। करना पड़ेगा। अब इस जगह पे मैं डी ए, हाँ इस छोटे से चार्ज में नेट इफेक्ट कितना आएगा मुझे ये देखना पड़ेगा। छोटे से तो एरिया में। हाँ, मतलब एक इसका दो सरफेस आ जाएगा ना, अगर मैंने एक वॉल्यूम की तरह इसको जूम किया तो। एरिया कांस्टेंट है, बस फील्ड बढ़ रहा है, फील्ड वेरिंग है। तो ई डॉट डी ए होगा तो ए स्क्वायर और ई, ये जो चीज है एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, ए स्क्वायर, और ये भी ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, मुझे नेट लेना पड़ेगा, तो इसका
फाई टू माइनस ऑफ फाई वन, ये डी फाई लेना पड़ेगा ऐसे। ये हो जाएगा ई ई प्लस एक्स प्लस एक्स डेल्टा प्लस एक्स डी एक्स इंटू ए प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस ऑफ ई ई एक्स इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जा रहा है ई ऊपर नॉट, नीचे डेल एक्स से मल्टीप्लाई हाँ कर देंगे वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ई नॉट एक्स जो है ए स्क्वायर प्लस ई नॉट, अगर डिफरेंशिएशन लेना चाहें तो उस तरीके से कर लेते फर्स्ट हैं। प्रिंसिपल में कन्वर्ट करेंगे ना सर इसमें शायद। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ई नॉट एक्स प्लस ऑफ डी एक्स माइनस ऑफ ई नॉट एक्स और डिवाइड बाई डी एक्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी ई बाई डी एक्स और ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन जाएगा तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू, ये डिफरेंशिएशन डी एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा और डी ई ई इंटू नॉट डी ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बाहर निकलेगा और डी ई का जो इंटीग्रेशन होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से a तक ना। नहीं नहीं, ए से लेकर के सर 2 a ए, से 2 है। ए से 2 ए तक जाएगा। और ये क्या था हमारा ई नॉट इंटू एक्स था। सर वो तो डीई को इंटीग्रेट कर रहे थे। हाँ ये थोड़ी इंटीग्रेट होगा सर, डीई होगा ना। तो अच्छा डीई तो इसमें सर ई नॉट है ना। एक मिनट, ये जो है ये क्या है हमारा डायरेक्ट डी लिमिट ई है, डालेंगे। तो डायरेक्ट लिमिट हाँ डाल दो ई नॉट इंटू एक्स। ई नॉट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। हाँ उसमें लिमिट डालना है तो ए ही हो जाएगा, ई नॉट ए ए, से ई 2 नॉट तक ए है क्यूब। तो ए स्क्वायर तो और ई नॉट बाहर निकाल लो 2a माइनस ए 2a माइनस ऑफ ए, सेम कितना चीज आ आ गया जाएगा, सर। हाँ सेम आएगा रिजल्ट, ई इधर से नॉट आ ए क्यूब, जाएगा वही चीज बोल रहे थे। ई नॉट ए क्यूब, ये हमारा हाँ टोटल वही पूछ फ्लक्स आ रहे थे। जाएगा। तो मतलब अंदर से मतलब ही नहीं हो रहा है इसका, मतलब हम हाँ लोग कंक्लूड कर सकते हैं अंदर से आप जो बोल रहे थे। तो देखो तो इसमें हम लोग ये दूसरे जो चीज़ है उससे हम लोग क्या सोच सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बॉक्स से जो होगा ओनली सरफेस, एंड सरफेस पे डिपेंड करता सरफेस पे भी हम लोग ले सकते हैं। तो इस जगह पे जो है x इज इक्वल्स टू ए है और इस जगह पे x इज इक्वल्स टू 2 है, तो जितना इन किया और जो एग्जिट किया सिर्फ मुझे उसको देखना पड़ेगा। इस जगह पे इलेक्ट्रिक है। फील्ड कितना हो जाएगा ई नॉट इंटू ए और इस जगह पे कितना हो हाँ जाएगा ई नॉट ई इंटू, नॉट 2 है सर, वैसे ही किया हाँ 2 है। ये और ये। अब इस जगह पे एक फ्लक्स सब्ट्रैक्ट होगा, हो जाएंगे। बिल्कुल, और इन दोनों का फ्लक्स निकाल लेंगे विच विल बी ई नॉट ए ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव, और ये कितना हो जाएगा ए नॉट ए 2 टाइम्स और प्लस इंटू ए स्क्वायर, और इस जगह पे तो ई मुझे नॉट ए क्यूब फाई नेट ले लेना है, डेट इज फाई 2 माइनस ऑफ फाई 1, और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा डेट इज ई ई नॉट नॉट ए क्यूब। ए क्यूब। तो इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट सा निकल ऊपर के आता कीजिए। है कि अंदर में जो हमारे पास प्लेट बन रहे हैं, अंदर जो प्लेट बन रहा है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में क्रिएट करेगा और एक नेगेटिव डायरेक्शन में क्रिएट करेगा। जो एलिमेंट बनाया हम लोगों ने, एक नेगेटिव डायरेक्शन में और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसमें जो छोटा सा फ्लक्स होगा डी फाई वो हर एक जगह पे होगा। यहाँ पे भी एक छोटा सा फ्लक्स होगा, यहाँ पे भी एक छोटा सा फ्लक्स होगा, और ये छोटे छोटे फ्लक्स का समेशन होते जाएगा, और जब समेशन करेंगे तो वही है, इफेक्टिवली ये तुम्हें दे देगा। डिफरेंस डायरेक्ट ले हाँ, लिया। तो इसका गॉस लॉ में हम सर लोग एप्लीकेशन करने वाले हैं, कुल सर ये मिलाकर के भी बात लक है। की बात है कि लीनियर फंक्शन था, वही अगर कोई क्यूब या स्क्वायर में होता तो सर ऐसे ही करना पड़ता ना शायद। नहीं, तो भी हमारा यही आएगा आंसर, तो भी ऐसा हमारा क्यूब हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो, ऐसा ही आंसर आएगा। सर, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन में डीई लकी था ना हम क्योंकि लोग को। डिफरेंशिएशन था। अच्छा डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। हाँ, हाँ वही चीज डी आने ई वाली बाई डी है। एक्स का इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया इंटीग्रेशन था। ठीक है, तो थोड़ा तो सा ये ऊपर करना ई आ जाएगा। ये आ जाए। हम्म, एक्स। तो एक और क्वेश्चन करते तो हैं। हम हम्म,
हम लोग पर डिपेंड है वो फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब नहीं हाँ, वो तो उस पर पॉजिटिव डिपेंड। नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है फ्लक्स। बॉक्स के अंदर नेगेटिव चार्ज रख दो तो फ्लक्स नेगेटिव हो गया ना। मतलब अपनी तरफ खींचेगा, हाँ सब चार्ज अंदर जा रहे हैं, यस। बिल्कुल। और पॉजिटिव चार्ज रख दो तो फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा पूरा का पूरा। तो फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन कर लो, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक हमारे पास सर्कुलर शीट दिया हुआ है और इससे हम लोगों ने एक एक्स डिस्टेंस पे या फिर डी डिस्टेंस पे, जो भी बोलो, एक चार्ज को रखा है। मान लो कि इतना डिस्टेंस ले लो, लेट से डी डिस्टेंस है और इस जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है +Q, बराबर। और इस सीट का रेडियस है R, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा ये हमें तुम्हें बताना है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर शीट। काफी बढ़िया क्वेश्चन।